हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिनके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यू के माध्यम से टॉपिक वाइज आपके कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस के साथ में जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत उसके क्रम कंटिन्यू फॉर्म में आज की क्लास के अंतर्गत आपके एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशनल जो प्लानिंग है, विद्यालय योजना है या संस्थागत नियोजन के बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास के अंतर्गत हमने एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कार्य, संकल्पना, कंसेप्ट के बारे में अच्छे से चर्चा की थी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा की थी। इसके बाद में हमने एजुकेशनल सुपरविजन और इंस्पेक्शन के बारे में भी हमने एमसीक्यू के माध्यम से बहुत डिटेल्स में चर्चा की थी। और आज की क्लास के अंतर्गत हम एमसीक्यू के माध्यम से ही हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में, संस्थागत नियोजन के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक यदि आपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य परीक्षार्थी साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो आज की क्लास आपका समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं प्रथम प्रश्न के साथ में ही, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके संस्थागत नियोजन जो आपके सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक दे रखा है उसका क्या मतलब है और उसका किस किस क्षेत्र के प्रकार से उसके प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स के अंतर्गत, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला ही प्रश्न है कि संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा का एक मील का पत्थर है। ये परिभाषा के तौर पर दिया है ताकि हम अच्छे से परिभाषा को समझ सकें, क्योंकि परिभाषा के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे कि आपका संस्थागत नियोजन होता क्या है। तो ये किसने कहा था मील का पत्थर होता है, ये कथन किसका है? तो यदि हम सामान्य भाषा में यदि बात करें कि संस्थागत नियोजन होता क्या है तो हम पहले वो समझें, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस विद्वान ने उसके बारे में क्या क्या कहा था। यदि हम बात करें संस्थागत, यहां दे रखा है संस्थागत नियोजन की बात कर रहा है। संस्थागत का मतलब होता है संस्था, किसी भी संस्था है, कोई भी संस्था है। जैसे आप RES बनने वाले हैं, स्कूल लेक्चरर, जो विद्यालय के अंतर्गत, जो विद्यालय भी एक संस्था है, उस संस्था के अंतर्गत काम करने वाले हैं। तो उस संस्था का नाम है, कोई भी संस्था है उसका नियोजन। नियोजन का मतलब है उसकी योजना बनाना, व्यवस्थित तरीके से उसके कार्यों की क्या करना, योजना बनाना। तो किसी भी संस्था का उद्देश्य होता है, संस्था योजना क्यों बनाता है, कोई भी संस्था है उस संस्था के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और उद्देश्य के अनुरूप उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए जो उनके पास में आवश्यक संसाधन है या फिर जो उपलब्ध संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए वो योजना का क्रियान्वयन करता है, योजना बनाता है या व्यू रचना बनाता है। ऐसे कह सकते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो व्यू रचना का निर्माण करता है उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम नियोजन कहते हैं। और संस्था के द्वारा बनाया जाता है तो संस्थागत नियोजन कहा जाता है। किसी भी संस्था के अपने उद्देश्य होते हैं निर्माण में, उस संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो व्यू रचना बनी जाती है, जो योजनाएं बनाई जाती है, जो अल्पकालिक योजना हो सकती है, जो दीर्घकालिक योजना हो सकती है, लंबे समय की योजना क्या है, छोटे समय के लिए क्या योजना है, उन व्यू रचना या योजनाओं को ही हम क्या कह सकते हैं, संस्थागत नियोजन कह सकते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, ये तो एक शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन हमारे सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम किसी संस्था से जुड़ने वाले हैं। किस संस्था से जुड़ने वाले हैं? हम एजुकेशन सिस्टम विद्यालय से जुड़ने वाले हैं। तो विद्यालय भी एक संस्था है, उस संस्था के क्या क्या योजनाएं हो सकती है, उसकी क्या व्यू रचना होगी, उसके बारे में हमें डिटेल्स में पता होना चाहिए। इसीलिए ये आपके टॉपिक दे रखा है, क्योंकि आपको वहीं काम करना है। तो इस संस्थागत नियोजन, विद्यालय के लिए क्या नियोजन हो सकता है, उसके लिए क्या परिभाषा होनी चाहिए, विद्वानों ने क्या कहा है, उसको हम यदि समझने की कोशिश करें तो ये पहली परिभाषा दे रखी है या उसके बारे में दे रखा है कि संस्थागत नियोजन है वो शिक्षा सुधार यात्रा में, शिक्षा के सुधार के रूप में एक मील का पत्थर है। ये कथन किसने कहा था? तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है EW फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन महोदय ने कहा था कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए संस्थागत जो नियोजन है, प्लानिंग है, पहले कोई चीज कार्य करने के लिए योजना यदि हम बना लेते हैं तो वो शिक्षा सुधार में बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो मील का पत्थर है। ये बात EW फ्रैंकलिन ने कही थी। ये बात तो सही है, लेकिन JB नाइक ने क्या कहा था? JB नाइक ने कहा था कि जो संस्थागत नियोजन है, संस्थागत जो नियोजन है वो एक उल्टे पिरामिड की तरह प्रतीत होता है। यदि हम बात करें, फ्रैंकलिन नाइक, JP नाइक महोदय ने कहा था कि जो संस्थागत जो योजनाएं बनती है वो योजनाएं हमें उल्टे पिरामिड की तरह प्रतीत होती है, लेकिन यदि उसको सीधे पिरामिड की तरह बनाया जाए तो शिक्षा में
समुचित सुधार हो सकता है, अच्छा सुधार हो सकता है। उन्होंने एक क्रिटिक्स के रूप में और उसको सुझाव के रूप में बताया है। उल्टे पिरामिड के रूप में कैसे? इन्होंने कहा था कि जो संस्था की कुछ कोई योजना बनती है, नियोजन बनता है, तो सबसे पहले वो राष्ट्रीय स्तर पे बनता है, मिनिस्ट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पे बनता है, उसके बाद में राज्य स्तर पर बनता है, और उसके बाद में आपके जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है, और सबसे लास्ट में है वो विद्यालय स्तर पर आता है। ये इन्होंने बताया था। लेकिन उन्होंने कहा यदि इसको ठीक सीधा पिरामिड बनाया जाए, सीधे से नीचे विद्यालय स्तर पे शुरुआत की जाए, बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ में यदि नियोजन करवाया जाए, तो वो विद्यालय सुधार के लिए अच्छा हो सकता है। इन्होंने एक कहा, ये जैसे कि ये है टॉप टू बॉटम अप्रोच है, इसको बॉटम टू टॉप अप्रोच के दृष्टिकोण के रूप में जेपी नायक महोदय ने कहा था। देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा आपको कि किस प्रकार से, जैसे जैसे हम प्रश्नों को करेंगे, जैसे जैसे आप इनको और डिटेल्स में समझ में आता जाएगा कि ये किस हिसाब से परिभाषाओं का क्या मतलब है। जेसी मेसी महोदय ने क्या कहा था? इन्होंने परिभाषा ये दी है कि जो संस्थागत नियोजन है, विद्यालय की योजना है, वो कुछ नहीं होता है, वो सीधा सा है कि विद्यालय के आगामी 1 वर्ष के अंतर्गत या आने वाले एक समय में या अल्पकाल के लिए विद्यालय के लिए क्या-क्या करना है। उद्देश्य है, विद्यालय का उद्देश्य क्या होगा? विद्यालय का उद्देश्य सिंपल सा होता है कि एक बालक का सर्वांगीण विकास करना। कैसा विकास करना? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास क्या होता है? सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि बालक का मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक या संवेगात्मक, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही हमारा राष्ट्र हित में क्या होता है? एक विद्यालय का उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य की आपूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपलब्ध संसाधन है, उन्होंने कहा जो आपके पास में विद्यालय के अंतर्गत जो उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों के आधार पर, उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधनों के आधार पर ही उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना? विकल्प खोजना। विकल्प खोजना ही क्या है? उसको सर्वांग, इसको ही क्या कहा जाता है? शिक्षा नियोजन कहा जाता है। या उसके ठीक वैसे ही अच्छी परिभाषा के रूप में यदि बात करें, और हम जैसे बुच महोदय हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो विद्यालय है, विद्यालय के द्वारा आप जो आरएएस बन जाएंगे, स्कूल के अंतर्गत आप नियुक्ति होगी, तो उसके अंतर्गत आपकी भूमिका रहेगी किसमें? आपके विद्यालय नियोजन में। तो विद्यालय नियोजन का मतलब क्या है? इसीलिए आपके सिलेबस में दे रखा है। तो विद्यालय नियोजन का मतलब ये हुआ कि विद्यालय के अंदर जो भी आप कार्यक्रम करने वाले हैं 1 साल के अंतर्गत, आगामी 1 वर्ष के अंतर्गत जो, या दीर्घकालिक लंबे समय तक, कुछ 3-4 साल के अंतर्गत आपने जो उद्देश्य बना रखा है विद्यालय को लेकर, तो विद्यालय के अंतर्गत जो योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास में कौन-कौन से साधन उपलब्ध है और आवश्यक क्या है, दोनों के बीच में उचित प्रयोग करते हुए, भौतिक मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए किस प्रकार से आप उसको क्रियान्वयन करेंगे, उसकी योजना बनाने का नाम ही क्या है? विद्यालय नियोजन है। समझे? इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत नियोजन है, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है। ये सिंपल सी बात है। और हम डिटेल्स में समझें, कुर्ट्स और ऑर्डिनल महोदय ने कहा था कि संस्थागत इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इनका कहा क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है और कब करना है। इसकी समस्त क्वेश्चन का आंसर ही क्या है? योजना है। कोई भी काम करना है विद्यालय के अंतर्गत, तो वो कब करना है, किसको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इन समस्त क्वेश्चनों का आंसर यदि ढूंढा जाए, वही क्या है? वही आपका नियोजन है। सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है विद्यालय नियोजन। हम यदि अपने डेली रूटीन के लाइफ में ही देखें, सब व्यक्ति अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। जैसे आपको टारगेट है कि 2025 के अंतर्गत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के अंतर्गत सेलेक्ट होना है, तो आपके पास में उद्देश्य हो गया। आपके पास उद्देश्य है तो फिर आप इसके लिए क्या करोगे? अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा या कर दी होगी। प्लानिंग क्या बना दिया कि हमारे पास में 6 महीने का वक्त है, 6 महीने के अंतर्गत हमारी ये योजना है। आपका समय डिसाइड कर लिया कब कब करना है। इसके बाद में आपने देखा कि आपको कैसे करना है, कैसे करना है, तो आपको अच्छे से देखा। पहले तो आपको यदि कोचिंग करनी है, कोचिंग भी कैसे, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, या फिर आपको कुछ कुछ पॉइंट पे सिलेबस के हिसाब से क्लास लेनी है, या फिर उसके लिए आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, रूम में बैठकर पढ़ना है, लाइब्रेरी में जाकर बैठना है, तो किस प्रकार से व्यवस्था क्या आपने की है। तो इसके साथ में आप पूरी उस 5-6 महीने की क्या क्या व्यवस्था होगी, आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, या मानो आपके पास में कुछ बुक्स होगी, कुछ बुक्स नहीं है जो लेनी आवश्यकता है, तो जो आपके पास में उपलब्ध है, जो आपके लिए आवश्यक है, उन समस्त संसाधनों का
प्रयोग करते हुए, समय का प्रयोग करते हुए, वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन करते हुए ही आपने जो व्यू रचना बना रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? योजना कहते हैं या नियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोजन बोलते हैं। ये तो अपने डेली रूटीन लाइफ का नियोजन हुआ। ठीक इसी प्रकार विद्यालय भी अपने स्तर पर क्या करता है? नियोजन करता है, प्लानिंग करता है कि आगामी 1 साल के अंतर्गत हमें कौन-कौन से कार्य करने हैं, कब करने हैं, किसको करने हैं, क्या और कैसे करने हैं। ये समस्त जो योजना बनाई जाती है, उस योजना का नाम ही क्या है? विद्यालय योजना या संस्थागत नियोजन बोला जाता है। सिंपल सी बात हो गई। अब इसके अंतर्गत किस-किस विषय में की जाती है, किसके क्षेत्र क्या होता है, इसके चरण कैसे बनाई जाती है, उस समस्त क्वेश्चनों के आंसर्स या इसके हिस्ट्री बैकग्राउंड्स क्या है, उसके बारे में हम और आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? संस्थागत नियोजन है, वो शिक्षा सुधार यात्रा का एक मील का पत्थर है। ये कथन किसका है? E.W. फ्रैंकलिन का है। तो हम उसके पहले है ना थोड़ी-सी डिटेल्स में चर्चा करें कि ये जो नियोजन संस्थागत नियोजन है, ये संकल्पना कब शुरू हुई और विचार कैसे क्या कैसे हुआ? इसका इतिहास क्या है? इसके बारे में यदि देखा जाए तो सिंपल सा कांसेप्ट हमारा देश आज़ाद जब हुआ था, आज़ादी के बाद के अंतर्गत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद में आप जानते हैं कि भारत के अंतर्गत योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद में आज़ादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था? योजना आयोग का गठन इसलिए किया गया कि आगामी जब हम देश आज़ाद तो हो गए हैं, आज़ादी के बाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद में स्वतंत्रता के बाद के अंतर्गत हमें देश को आगे प्रगति कैसे करनी है, किस क्षेत्र में करनी है और कैसे करनी है और कितने टाइम पीरियड में किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या प्रोग्रेस करना है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? योजनाएँ बनानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने योजना आयोग का गठन किया गया था। अग्न हमने देखा पंचवर्षीय योजना शुरुआत की थी। पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान प्रारंभ किया था। तो ये योजना आयोग का कांसेप्ट हुआ, तब हमारे सबसे पहले अपने शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत भी योजना सभी क्षेत्रों में लागू हुआ। हम योजना आयोग का गठन कर लिया है, तो योजना होने के बाद में हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी विचार आया और इस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले यदि हम बात करें, तो सबसे पहले यदि इसका विचार आया है, तो वो आया गोवर्धन लाल बख्शी को। किसको आया है? गोवर्धन लाल बख्शी। ये कौन है? ये व्यक्ति का नाम क्यों महत्वपूर्ण है और ये कौन है? ये आपके पंजाब शिक्षा निदेशक थे। पंजाब के अंतर्गत शिक्षा निदेशक के रूप में थे। कौन? कौन थे? गोवर्धन लाल बख्शी जी थे। वो आपके पंजाब शिक्षा निदेशक थे। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ये इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद में आपके मुदालियर आयोग आया था। 1952 के अंतर्गत मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग कौन था? मुदालियर आयोग के अंतर्गत थे आपके डॉक्टर लक्ष्मण लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के निर्देशन के अंतर्गत इस आयोग का गठन हुआ था। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार से अच्छा डेवलपमेंट करना है, इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है इसको? माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले अभिशंसा की थी। क्या की थी? अभिशंसा की थी कि विद्यालय के अंतर्गत योजनाएं बननी चाहिए। उचित प्रबंधन के लिए विद्यालय में क्या-क्या करना है, उसके लिए विद्यालय स्तर पर क्या करना चाहिए? योजनाएं ही बननी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग है और उसकी योजनाएं बनती है, पंचवर्षीय योजना बनती है। ठीक वैसे ही विद्यालय स्तर पर भी आपकी अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं निर्मित होनी चाहिए। इन्होंने सबसे पहले अभिशंसा की थी। किसने की थी? मुदालियर आयोग ने। ये कब आया था? 1952 की बात हो रही है। 1950 के अंतर्गत 1947 देश आजाद हुआ। 1950 के अंतर्गत योजना आयोग का गठन हुआ। 1952 के अंतर्गत मुदालियर आयोग ने उसने रिकमेंडेड किया है, या अभिशंसा की है। उसके बाद में 1964 से 66 कोठारी कमीशन आयोग हुआ था। आप जानते हैं कोठारी आयोग आया था। कौन आया था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कौन था? क्या था? कोठारी आयोग डॉक्टर आपको पता है कोठारी आयोग है दौलत सिंह कोठारी के निर्देशन के अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था उस शिक्षा के सुधार के हेतु। तो उसके अंतर्गत आप जानते हैं कि कोठारी आयोग के अंतर्गत सिफारिश की थी किसकी? कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी किसकी? संस्थागत नियोजन की। संस्थागत नियोजन की उन्होंने अनुशंसा की थी। ये कोठारी आयोग की सिफारिश पर सबसे पहले कोठारी आयोग की सबसे पहले मुदालियर आयोग ने अभिशंसा जरूर की थी, बताया कहा था कि ये होना चाहिए, लेकिन कोठारी आयोग की अभिशंसा पर या सिफारिश पर 1967 के अंतर्गत 67-68 के अंतर्गत एक आपके आबू के अंतर्गत आबू संगोष्ठी का गठन किया गया था। आबू संगोष्ठी का गठन हुआ था।
किसका गठन हुआ? आबू संगोष्ठी का गठन हुआ और उसी की बदौलत अगस्त अगस्त 1968 के अंतर्गत शुरुआत हुई है किसकी? विद्यालय आयोजन की। राजस्थान के अंतर्गत अगस्त 1968 के अंतर्गत आबू संगोष्ठी पर कोटारी कमीशन आयोग के सिफारिश के आधार पर किसकी शुरुआत हुई है? विद्यालय नियोजन की, संस्थागत नियोजन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने कहा सर्वप्रथम विद्यालय नियोजन की अभिशंसा किस आयोग ने की थी? सबसे पहले अभिशंसा यदि बात की जाए तो अभिशंसा मुदालियर आयोग ने की थी, लेकिन जिसकी सिफारिश से यह लागू हुआ तो आपके कोठारी आयोग की सिफारिश से प्रारंभ होता है। ये ध्यान रखना, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझना। क्या समझना? मुदालियर आयोग ने अभिशंसा जरूर की थी, लेकिन लागू यदि किसी की वजह से सिफारिश से हुआ है वो कोठारी आयोग की वजह से हुआ है। कोठारी आयोग की बहुत महत्व अधिक जोर दिया था उस शब्दों पर कि योजना लागू होनी ही चाहिए, संस्थागत नियोजन प्रारंभ होना ही चाहिए विद्यालय स्तर पर, ये कोठारी आयोग ने कहा था। उसके बाद में 1968 के अंदर राजस्थान में आपके अगस्त 1968 में प्रारंभ होता है, 1967 में आबू संगोष्ठी होती है, उसके बाद में इस प्रस्ताव को लिया जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि पूरे राजस्थान के अंतर्गत यदि हम माने कि सभी क्षेत्रों में सभी पक्ष स्कूल के अंतर्गत राजस्थान में ये विद्यालय नियोजन की है, वो कब हो गया था? 1972-73 के अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में, सभी स्कूल्स के अंतर्गत, सभी विद्यालयों में विद्यालय नियोजन प्रारंभ हो गया था। विद्यालय नियोजन क्या हो गया था? नियोजन की शुरुआत हो चुकी थी 1972-73 में। कब शुरुआत हुआ? 1968 के अंतर्गत आबू संगोष्ठी में निर्णय लिया गया था। कब कोटारी कमीशन की सिफारिश पर लिया गया? सबसे पहले अभिशंसा किसने की थी? मुदालियर आयोग ने की थी। यदि सबसे पहले इसका यूजिफिकेशन गोवर्धन लाल बख्शी पंजाब शिक्षा निदेशक उसके माध्यम से हुआ था। इसकी संकल्पना, इसका विचार कहां से आया था? क्योंकि भारत के अंदर योजना आयोग का गठन किया गया था। 5 ईयर्स प्लान कब किया गया था? 1950 के अंतर्गत। आप सब जानते हैं देश की आजादी के बाद में रशियंस उसकी विचारधारा को लेकर किस प्रकार से आगे देश को बढ़ाना है, उसके प्रभावित होकर हमारा भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। तो विद्यालय के अंतर्गत भी योजनाओं का नियोजन का विचार किया गया, प्रारंभ किया गया कि विद्यालय के अंतर्गत आगामी 1 साल के अंतर्गत या कुछ सालों के लिए हमें क्या क्या करना है, उस दृष्टिकोण के साथ में नियोजन का कार्य प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुदालियर आयोग की अभिशंसा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में विद्यालय योजना कब से चल रहा है? विद्यालय योजना कब से चल रही है? तो अभी मैंने बताया था आपको कब से चल रही है? 1968 से चल रही है। कब से चल रही है? अगस्त 1968 से चल रही है। ये क्वेश्चन से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और सबसे पहले मुदालियर आयोग कब बना था? 1952 के अंतर्गत बना था। और इसका क्या हुआ था? आबू संगोष्ठी हुई थी। आबू संगोष्ठी के अंतर्गत ये प्रस्ताव को पारित किया गया था और इसको लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभी विद्यालयों में विद्यालय नियोजन कब से अनिवार्य किया गया? ये क्या कहा? विद्यालय के नियोजन में सभी विद्यालयों में, कौन से? सभी विद्यालयों के अंतर्गत नियोजन को कब अनिवार्य किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था 1972-73 के अंतर्गत सभी विद्यालयों में क्या किया गया था? राजस्थान में विद्यालय नियोजन को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी तक हमें क्या समझ में आया? विद्यालय नियोजन होता क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि योजना बनाना। अब किस क्षेत्र में बनाना है, कैसे बनाना है, वो हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। केवल हमें यह समझ में आ गया कि विद्यालय के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम करना है, क्या क्या प्रयास करना है, क्या क्या विकास करना है, किस प्रकार से विद्यालय 1 साल आगे गामी चलेगा, उसके लिए योजना बनाने का नाम ही क्या है? संस्थागत नियोजन है। तो ये तो हमें समझ में आ गया एक कंसेप्ट। दूसरा, इसका इतिहास क्या है? योजना आयोग से प्रारंभ होता है, फिर उसके मुदालियर अभिशंसा है, उसके बाद में आपका कोटारी कमीशन है, 1968 से लागू होता है, उसके बाद 1972-73 में ये सभी विद्यालय राजस्थान के अंतर्गत लागू हो जाता है। यहां तक हमने अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया और समझ में भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक योजना क्रियान्वयन किस स्तर पर होता है? ये बोला। देखो दूसरा चरण, दूसरा कंसेप्ट समझिए, जो शिक्षा विद्यालय आयोजन है वो 2 चरण में लागू किया गया था। किसमें? 2 चरण पर। एक होता है आपका विद्यालय स्तर पर। किस स्तर पर? विद्यालय स्तर पर। और दूसरा होता है जिला स्तर पर। क्या होता है? जिला स्तर पर। विद्यालय स्तर का मतलब क्या है? विद्यालय के अंदर क्रियान्वयन होता है, अंतिम रूप से विद्यालय के अंतर्गत भी कार्यक्रम होगा, जो भी होगा, और वो किसके निर्देशन में होगा? विद्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? वो होता है प्राध्यापक या प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल। उसके माध्यम से क्रियान्वयन होने वाला है, उसकी सहायक टीम के माध्यम से होने वाला है। और इसकी प्राधिनिक जो रिपोर्ट बनाता है, जो आपके नियोजन करता है, वो किसको भेजता है? डीओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिस के अंतर्गत। जो जिला कलेक्टर होता है वो डीओ ऑफिस के अंतर्गत हेड होता है, उसको रिपोर्ट भेजी जाती है। वो रिपोर्ट कब तक भेजी जानी होती है? प्रति वर्ष आपके 15 मई से तक, 15 मई तक
कब तक? 15 मई तक ये रिपोर्ट बनाकर भेजता है, उसके नियोजन बनाकर भेजता है कि आगामी 1 वर्ष तक हमारे विद्यालय में ये प्रक्रिया चलने वाली है और इस प्रकार से चलने वाली है और ये आवश्यकता रहेगी, इस प्रकार से रहेगा। तो विद्यालय स्तर और जिला स्तर 2 स्तर पर इसको क्या कहा गया था? 2 स्तर पर क्रियान्वयन होता है। तो ये कहा क्रियान्वयन किस स्तर पर होता है? ये तो लागू 2 स्तर बना दिए। राजस्थान के अंतर्गत जो नियोजन है 2 स्तर बनाए, उसमें क्रियान्वयन यदि पूछा जाए तो लागू कहाँ होगा? विद्यालय के अंतर्गत होगा। और क्रियान्वयन कौन करवाएगा? प्रधानाध्यापक करवाएगा। क्रियान्वयन है वो कौन का कहाँ पर होता है? आपके विद्यालय स्तर पर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर्स हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्थागत नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण नियोजन कौन बनाएगा? विद्यालय स्तर पर बनेगा। और विद्यालय का जो नेता होता है, सर्वोच्च नेता होता है विद्यालय स्तर पर, विद्यालय में सर्वोच्च नेता कौन है? प्रधानाध्यापक होता है। तो प्रधानाध्यापक का योगदान क्या होगा? अध्यापक होते हैं छात्र दीपिक, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होगा? प्रधानाध्यापक का ही होगा, क्योंकि वही नियोजन का हेड करता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी विद्यालय योजना में सम्मिलित किया जाता है? यह है विद्यालय योजना के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत किसको? जनांकिकी आयाम्स, जनसंख्या को लेकर होता है। हम नेक्स्ट आगे जैसे जाएंगे विशेषता पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। जनांकिकी आयाम्स को भी लिया जाता है। स्थानिक और जनांकिकी आयाम इसको भी सम्मिलित किया जाता है। अनुदेशात्मक सुविधाएं क्या है? ये भी विद्यालय योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सभी पक्षों को लिया जाता है। तो हम डिटेल्स के अंतर्गत हम इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हम नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन करेंगे और डिटेल्स में हमें और समझ में आ जाएगा क्या है। तो नियोजन के उद्देश्य क्या है? अब हम समझते हैं कि नियोजन है उसका उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट टारगेट क्या है, किसको सम्मिलित करना है। इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि किसी क्षेत्र को लेना है। लेकिन हम उद्देश्य है, उद्देश्य से समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य क्या है? शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्नत करना। शिक्षा व्यवस्था है उसको क्या करना? बढ़ाना, प्रोग्रेस करना, उन्नति की ओर ले जाना। ये किसका टारगेट है? ये टारगेट है आपका नियोजन का। पहले से प्लान बनाने का मतलब यही होता है। विद्यालय में समस्त समस्याओं का समाधान करना। विद्यालय के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को हल कर निकालना, ढूंढना, ये प्लानिंग का काम होता है। सह शैक्षिक गतिविधियां प्रभावी आयोजन करना, प्रभावी रूप से उसका आयोजन। सह शैक्षिक अन्य गतिविधियां, शिक्षा के अंतर्गत अन्य गतिविधियों को, जो गतिविधियां बालक के अंतर्गत भावनात्मक रूप से, सामाजिक स्तर पर डेवलपमेंट करती है, उन शारीरिक रूप से डेवलपमेंट करती है, वे गतिविधियों को भी प्रभावी रूप से आयोजन करवाना। संसाधन उपलब्धता के आधार पर गुणात्मक विकास करना। मानवीय तथा भौतिक साधनों का समुचित प्रयोग करना। योजना इसीलिए तो बनी जाती है। जैसे आप मानो योजना क्यों बना रहे हो? जैसे आपके एग्जाम्स है, एग्जाम्स आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो। एग्जाम है, डेट घोषित हो चुकी है और आप 4-5-6 महीने रहे, आप पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, ये योजना कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम्स देने के बाद में समझ में आता है कि ये चीजें तो क्वेश्चन कहाँ से आ गया था, ये क्वेश्चन समुचित पढ़ाई नहीं, हमारे पास व्यवस्था थी लेकिन हमने उसको अच्छे से नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई योजना बनाने में। योजना सही से ढंग से नहीं बनी थी। तो योजना कैसे बननी चाहिए? योजना ऐसे बननी चाहिए कि हमारे पास में समय कितना है, दूसरा हमारे पास में सिलेबस है, वो सिलेबस कितना बड़ा है, तीसरा सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से यूनिट है, कौन कौन से आपके सिलेबस के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार है और कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नया है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैक्चुअल है जिनको याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये सब कुछ आपने पहले हमें डिसाइड होना चाहिए, पहले से हमें पता होना चाहिए ये चीजें हैं, नोटेड होने चाहिए। फिर उसके बाद में जिनको आप सिलेबस आपके पास में हो गया है, टॉपिक आपके पास में अच्छे से क्लियर है, किसकी क्या करना है, उसके बाद में आपके पास में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसके लिए आप पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, आपके पास से कौन कौन से संसाधन है, कौन कौन से नोट्स बने हुए हैं, या फिर कौन कौन से बुक्स से पढ़ना है, ये नोट्स बने हुए हैं या फिर किसको हमने ऑनलाइन की मदद से पढ़ना पड़ेगा, किस विषय में किससे कैसे उसका मतलब उसका कंप्लीट आपका प्रिपरेशन होगी, ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद में आप डिसाइड करते हैं, पहले से डिसाइड करते हैं इसके बारे में, ये हमें टेस्ट देना है, कहाँ से देना है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या कोई टेस्ट गाइड से करना है, ये सब कुछ व्यवस्था, और कब कब करना है, और रिवीजन कितनी बार, 4-5 बार रिवीजन करना है अच्छे से। तो कब तक सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में बार बार रिवीजन हो जाए, ये समुचित पूरी कंप्लीट व्यवस्था का नाम ही व्यू रचना है। और उस योजना यदि हम नहीं बनाते हैं, यदि हम पहले देखते नहीं है अच्छी चीजों को, किस प्रकार से क्या अपनी वीकनेस और अपनी मजबूती क्या है, सब कुछ यदि आप चीजों को नोटेड नहीं करते हैं, तो फिर आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि आपके जो बेस्ट पॉइंट है, वीकनेस पॉइंट है, उसकी समस्या क्या है, उस समस्या को आप निकाल ही नहीं पाओगे, और जो आपके पास में है उसका प्रभावी आयोजन आप नहीं कर पाओगे, या फिर उसका गुणात्मक
जो आपके बेस्ट क्वालिटी के साथ में ये प्रिपरेशन करना है, वो बेस्ट क्वालिटी बिना योजना के नहीं हो सकती। तो नियोजन करने का उद्देश्य ये होता है कि हमारे बेस्ट क्वालिटी के साथ में हो, प्रभावी तरीके से हो, उसका विकास हो और अपने पास में जो संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग हो। विद्यालय स्तर पर जो मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, विद्यालय बिल्डिंग्स है, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है और उसमें जो टीचर्स, फैकल्टी, बच्चे सब लगे हुए हैं, तो उसका मानवीय संसाधनों का उचित और प्रभावी रूप से समुचित प्रयोग हो, ये सब कुछ व्यवस्था इसीलिए की जाती है। व्यवस्था को प्रयोग करने के लिए जरूरी होता है कि उसके लिए क्या किया जाए, प्लानिंग की जाए, बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नियोजन का प्रमुख पक्ष है, ये पूछा। प्रपक्ष का यहाँ मतलब है क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में नियोजन करना है विद्यालय स्तर पर। अब आते हैं हम थोड़ा सा डेप्थ जानकारी के अंतर्गत। अब हमें समझ में आ गया कि योजना बनाना, प्लानिंग करना विद्यालय के अंतर्गत वो है संस्थागत नियोजन सर। लेकिन क्या योजना बनानी है, किस किस क्षेत्र बनानी है, वो भी हमें पता होना चाहिए, इसके क्या क्या पक्ष है वो भी जानना पड़ेगा। तो विद्यालय के नियोजन के लिए प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। यदि मैं पक्ष की बात करूं, क्षेत्र की बात करूं, तो विद्यालय स्तर पर 4 पक्षों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। 4 में कौन कौन से, पहला नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण है वो है शैक्षिक क्षेत्र। शिक्षा, एक तो उसके बारे में योजना बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योजना बनाना, शिक्षा के अंतर्गत बनाना कि बच्चे की पढ़ाई कैसी हो, उसके अंतर्गत श्रुतिलेख कैसा हो, वाचन अच्छा हो, लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी बुक्स हो, किस प्रकार से आपके टीचर के फैकल्टी के रूप में आप, हम और डिटेल्स में और विषय के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में आपका एक पक्ष हुआ। दूसरा है सहशिक्षा गतिविधियों के बारे में, सहशैक्षिक गतिविधि। सहशैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत बालक के अंतर्गत ध्यान दिया जाता है बालक के सामाजिक स्तर पर, सामाजिक लेवल पर, संवेगात्मक, भावनात्मक कह सकते हैं, उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, शारीरिक रूप से बच्चे का किस प्रकार से हो, सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, उसके दृष्टिकोण में कौन कौन सी गतिविधियां क्या क्या करना है, उस शैक्षिक क्षेत्र हो गया। तीसरा क्षेत्र यदि पूछा जाए वो होता है भौतिक क्षेत्र। भौतिक, विद्यालय के अंतर्गत भौतिक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करते हैं कि ये विद्यालय है तो विद्यालय की बिल्डिंग कैसी है, उसकी साज सज्जा कैसी करनी है, बैंक फर्नीचर है या नहीं, लाइब्रेरी की व्यवस्था कैसी है, टॉयलेट्स प्रसाधन की व्यवस्था किस प्रकार से है, खेल मैदान है या नहीं, खेल मैदान की व्यवस्था किस प्रकार से है, ये सब कुछ इसकी उसका भी एक आपका योजना बनाना कि हम क्या सुधार करना है, क्या क्या आवश्यकता है, खेल मैदान की आवश्यकता है, क्या भूमि उपलब्ध है, उसकी किस प्रकार से व्यवस्था होगी। इस प्रकार से समुचित जो संरचनात्मक विकास है वो भौतिक विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा किसकी योजना बनानी है, इसके क्षेत्र कौन कौन से योजना के, इसके अलावा विविध, चतुर्थ जो आपकी योजना है वो है विविध के अंतर्गत। विविध के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय महत्व के जो भी कार्यक्रम होता है उसके लिए भी आपको योजना बनानी। राष्ट्रीय महत्व की कोई चीज है, राष्ट्रीय महत्व के का मतलब क्या है, जैसे मानो राष्ट्रीय महत्व के बारे में, जैसे मताधिकार का प्रयोग करना है। स्कूल्स में आप कई बार देखते हैं विद्यालय बच्चे तो 18 साल से छोटे छोटे होते हैं, फिर भी वो झंडा लेकर घूमते है कि सबको वोट देने का अधिकार, सबको वोट देने का अधिकार, वोट देना है, वो एक रैली निकालता है वोटों से पहले। या फिर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर होता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है, तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बहुत प्रचार करते हैं या रैली निकालते हैं या स्कूल्स के अंदर प्रचार किया जाता है। ये राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं। या इसी प्रकार से जैसे आपको कई बार आता है कि कोई योजना है सरकारी, उस योजना या राष्ट्रीय महत्व है जिनका, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा की जाती है। पेड़ बचाओ के रूप में होता है, कई बार पेड़ लगाना है उसके बारे में विशेषताएं होती है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय महत्व की चीजें होती है, उसके बारे में भी आगामी 1 साल के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर क्या क्या योजना कार्यक्रम करने वाला है उसकी योजना बनाना। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या डेवलपमेंट करने वाला उसकी योजना बनाना। शिक्षा गतिविधियों के बारे में वो क्या क्या करने वाला है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या वो करने वाला, उस कंप्लीट योजना। 4 क्षेत्र के बारे में योजना बनाने का काम कौन करेगा, विद्यालय नियोजन के अंतर्गत होगा। कौन कौन से पक्ष है या कौन कौन से क्षेत्र है, 4 क्षेत्र है, याद रखना अच्छे से। विद्यालय के अंतर्गत 4 क्षेत्र है, 4 क्षेत्र के अंतर्गत योजना बनाएगा कौन, प्रधानाध्यापक और उसके सहयोगी साथियों के द्वारा। वो किसको रिपोर्ट भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट डीओ ऑफिस में भेजेगा। कब तक भेजेगा, 15 मई से पहले भेजेगा। ये समझ में आ गया आपको, क्या समझ में आया कि 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से, देखो ऑप्शन दे रखा नियोजन के कौन से पक्ष है, शैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन विविध वाला है, ये भी है। विविध के अंतर्गत कौन था, राष्ट्रीय महत्व की चीजें आती है। भौतिक सहशिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है आपको समझ में आ गया, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्थागत नियोजन का क्षेत्र, ये अच्छा ये पता है कि 4 क्षेत्र होते हैं। संस्थागत नियोजन राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय वार्षिक विद्यालय योजना, 1 साल की विद्यालय योजना बनाता है। उसके लिए 4 क्षेत्र होते हैं।
4 क्षेत्रों के अंतर्गत योजना बनाता है। उसके अंतर्गत कौन-कौन शामिल होता है? शिक्षा क्षेत्र, संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन का मतलब होता है संस्था के अंदर भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक क्षेत्र और सह-शिक्षा क्षेत्र और विविध क्षेत्र। 4 क्षेत्रों के अंतर्गत 4 क्षेत्रों के अंतर्गत वो क्या करता है? योजना बनाता है। तो हमें पता होना चाहिए 4 क्षेत्र के अंतर्गत। संस्थागत नियोजन के अंतर्गत भौतिक क्षेत्र के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है, भौतिक क्षेत्र विषय में। तो अब हमें पता होना चाहिए भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किस-किस के बारे में बताता है। तो हमें इसने पूछा वृक्षारोपण, बुक बैंक, फर्नीचर निर्माण, विद्यालय की साज सज्जा। ये कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? 4 क्षेत्र तो हमने बांट दिए, 4 क्षेत्रों में कौन-कौन सा कार्य है वो किसके अंतर्गत आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें पहले कौन सा नहीं है शामिल, कौन सा विषय नहीं है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कौन-कौन से विषय है। तो हमने पूरा डिटेल्स में लिखा है, देखो। विद्यालय के लिए भौतिक क्षेत्र अति आवश्यक है। भौतिक क्षेत्र के आशय उस स्थान व उसमें रखे गए सामान से है जिसकी विद्यालय संचालन के लिए अति आवश्यक है। यानी संरचनात्मक जो विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चरात्मक जो विकास है, ये ध्यान रखना अच्छे से। जो संरचनात्मक विकास है विद्यालय के अंतर्गत, उसको किस में डाला गया है? भौतिक विकास के अंतर्गत डाला गया है, विद्यालय के अंतर्गत। उसके बारे में भी विद्यालय की योजना बनाकर भेजता है जिला का ऑफिस के अंतर्गत, डीओ ऑफिस के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है? एक तो भवन निर्माण, बिल्डिंग्स है, कोई रूम बना हुआ है, कोई रूम बनाना है, उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजता है कि हमें इतने बच्चे एडमिशन ले रखे हैं इस क्लास में, तो इसमें बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हमें 1 साल के अंदर भवन बनाना है, ऐसी व्यवस्था, इस प्रकार से भवन का रिपेयर करना है। भवन बना हुआ है लेकिन उसका मेंटेन करना है या उसकी साज सज्जा करना है, ये सब कुछ आप योजना बनाते हैं विद्यालय द्वारा, प्रधानाध्यापक योजना बनाई जाती है। पानी की टंकी की व्यवस्था के बारे में, खेल के मैदान बनाना है यदि मान लो, खेल का मैदान, ये सब भौतिक के बारे में, इसके बारे में योजना बनाकर, नियोजन बनाकर, व्यू रचना बनाकर वो रिपोर्ट भेजता है। साइकिल स्टैंड बनाना है, वृक्षारोपण कार्यक्रम करना है, फर्नीचर टेबल व्यवस्था करनी है, प्रसाधन सुविधा, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था, छात्रावास का निर्माण करवाना है या पुस्तकालय का निर्माण करवाना है, लाइब्रेरी बनानी है। तो ये सब कुछ किस में आएगा? भौतिक में आएगा। आप समझ रहे हैं इसको? ये सब एक कैटेगरी में बांट दिया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। परमानेंट जो डेवलपमेंट है वो भौतिक के अंतर्गत आता है। बिल्डिंग बनेगी तो परमानेंट बनेगी, रूम बनेगा परमानेंट, साइकिल स्टैंड बनेगा तो परमानेंट बनने वाला है, वृक्षारोपण लगेगा परमानेंट, फर्नीचर बनेगा तो परमानेंट, टॉयलेट बनेगा तो परमानेंट। ये परमानेंट चीजें जो भी होती है या फिर आपके संरचनात्मक विकास के दृष्टिकोण से होती है, वो सब कुछ किस में डाला गया है? भौतिक वस्तु के अंतर्गत, भौतिक यो क्षेत्र के अंतर्गत डाला गया है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में दे रखा है कौन सा क्षेत्र नहीं है। अब आप बहुत अच्छे से आप क्या कर पाओगे, इसको आप निकाल पाओगे कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो वृक्षारोपण किसके अंतर्गत आ जाएगा? भौतिक के अंतर्गत है। फर्नीचर निर्माण किसमें आ जाएगा? इसमें। विद्यालय की साज सजावट करनी है तो भी आ जाएगा। बुक बैंक, देखो लाइब्रेरी की बनाना, बिल्डिंग्स बनाना भौतिक के अंतर्गत है, लेकिन कौन कौन सी बुक रखनी है, कौन कौन सी बुक्स को उसमें लाना है, वो एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा, वो हम शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वो किस में आएगा? शिक्षा क्षेत्र में आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है? तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से। यदि आपने अभी तक जुड़े हो, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य परीक्षा साथियों के साथ में भेज दीजिए। मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप यदि एक क्लास ले रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में ले रहे हो, उसका पूरा कंप्लीट 360 डिग्री साथ में एनालिसिस किया जा रहा है और वो पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बात की एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा, आपका कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाता है तो आपका कैसा भी क्वेश्चंस आए, किसी प्रकार से क्वेश्चन घूम के आए, वो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। क्योंकि जैसे मैं अभी हमने बात की थी भौतिक के बारे में, तो हमने पूरा कंप्लीट बताया कि भौतिक क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होता है। तो आप उसमें से कैसा भी प्रश्न बनेगा आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्थागत नियोजन में शैक्षिक क्षेत्र के शामिल विषय नहीं है, ये ध्यान रखना। उसमें हमने 4 क्षेत्र बताए थे, कौन सा? भौतिक, शैक्षिक, सशैक्षिक और विविध। भौतिक वाला हमने अच्छे से देख लिया। अब है शैक्षिक के रूप में, शैक्षिक क्षेत्र में कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए शैक्षिक में कौन कौन से है। तो हम देखिए शैक्षिक के पहले देख लेते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है। विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों में संख्यात्मक और गुणात्मक सुधार पर बल दिया जाता है, संख्यात्मक और गुणात्मक विकास के रूप में बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत देखो अध्यापक की दैनिक डायरी, अध्यापक हमेशा दैनिक डायरी मेंटेन करना होता है कि आज क्लास के अंदर कौन सी क्लास के अंदर कौन सा क्लास लेगा, उस क्लास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाने वाला है, कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा। तो वो दैनिक डायरी मेंटेन करता है। उस डायरी को मेंटेन करने का काम। आदर्श पाठ योजना का बारे में। निदानात्मक उपचार, यदि किसी
चैप्टर्स के अंदर समस्या आ रही है स्पेशल, उसका उपचार के लिए वो क्या करने वाला है। या जैसे मानो विद्यालय के अंदर होता है कि पिछली बार का रिकॉर्ड रहा कि मैथ्स के अंदर कुछ बच्चों के बहुत कम नंबर आए, तो उसकी समस्या क्या है, तो प्रिंसिपल और अपने सह प्रभारियों के साथ उस मैथमेटिक्स फैकल्टी के साथ बैठकर चर्चा करता है कि क्या समस्या आ रही है, तो समस्या में समाधान निकालेगा कि बच्चों को मैथ समझ में कम आ रही है, उसके लिए जरूरी है कि उसके एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, तो उसके समस्या का समाधान निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था करवाने का प्रयास, या ऑनलाइन क्लास की जरूरत है, या फिर किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, उस हिसाब से वो उसका योजना बनाता है। शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग, उसके पास में कौन कौन सी सामग्री अवेलेबल है, उसका प्रभावी तरीके से उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है कि उसका शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा वो प्रभावी प्रशिक्षण, टीचर को अच्छी प्रशिक्षण की जरूरत है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उसके बारे में कोई योजना बनानी है। गृह कार्य सुधार के पाठ्यक्रम विभाजन के बारे में विषय समिति, कौन से सब्जेक्ट में समिति बनती है, भीति पत्रिका, वर्तनी, बच्चों की वर्तनी है उसकी सुधार करना हो, राइटिंग सुधार करनी हो, उसके बारे में कंप्लीट योजना बनाकर वो रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाकर उसकी योजना नियोजन करके वो डीओ ऑफिस में भेजता है कि इस बार हम ये करना चाहते हैं और इस प्रकार से करेंगे। हम बताएंगे अभी किस प्रकार से लिखता है, किस प्रकार से करता है वो बताएंगे, लेकिन ये सब क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर पूरा कंप्लीट शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत जो पढ़ाई की जाती है, उसका क्लास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब कुछ वो क्षेत्र है, वो आपके इसके बारे में जो नियोजन करना है वो किसके क्षेत्र में आता है, वो आपके शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप प्रश्न को अटेंड कीजिए। संस्थागत नियोजन में शैक्षिक क्षेत्र के शामिल नहीं है, अब आप समझ पाओगे अच्छे से कौन सा क्षेत्र है कौन सा नहीं है। तो वर्तनी सुधार किस में हो गया, शैक्षिक में हो गया। सुरती लेख लिखना है, लिखआउट हैंड राइटिंग सुधार करना है, तो वो भी किस में हो गया, शिक्षा हो गया। सामान्य ज्ञान है वो भी क्या हो जाएगा, शैक्षिक क्षेत्र में ही आएगा। लेकिन प्रसाधन सुविधा, प्रसाधन सुविधा मैंने बताया था टॉयलेट्स का निर्माण करना, बात टॉयलेट का निर्माण किस में आएगा, वो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो उसका आंसर कितना इजी हो जाता है, ये आप अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संस्थागत नियोजन में सहशैक्षिक क्षेत्र, हमने भौतिक के बारे में देख लिया और शैक्षिक के बारे में देख लिया, अब हम देख रहे हैं सहशैक्षिक के में शामिल विषय कौन कौन सा है। तो इसके अंतर्गत भी हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सहशैक्षिक के अंतर्गत होता है। तो सहशैक्षिक करके कौन सी होती है, विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सहशैक्षिक गतिविधियों का होना भी अनिवार्य है। ये शैक्षिक गतिविधियां होती है, सहशैक्षिक गतिविधियां होती है वो जो विद्यालय के अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भावनात्मक विकास करवाने में, सृजनाशीलता, कुछ क्रिएटिव रचनात्मकता निर्माण में, प्रेम, समायोजन क्षमता, किस प्रकार से एक दूसरे एडजस्टमेंट, अनुकूलन करने की क्षमता, सामर्थ्य बच्चों में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास किस प्रकार को, बच्चा सामाजिक प्राणी किस प्रकार से बने। केवल एजुकेशन पढ़ाई में गुणात्मक और मात्रात्मक विकास नहीं, सहशैक्षिक गतिविधियों को इसलिए इसके अंतर्गत डाला जाता है कि ताकि बच्चा एक संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े। इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां होती है और कौन कौन सी गतिविधियों सम्मिलित की जाती है उसके अंदर, जैसे विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभा का आयोजन करवाया जाता है, उसको प्रभावी कैसे बनाया जाए, प्रार्थना सभा बन रही है उसको प्रभावी कैसे करोगे, जैसे कुछ हारमोनियम्स का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है कि प्रार्थना बोली जाए उसके साथ में यूज किया जाए। इसके साथ में जैसे न्यूज हो रहा था उसके साथ में करंट अफेयर्स से अपडेशन आप शुरुआत कर दी बच्चों के साथ में कि डेली एक बच्चा आएगा और वो न्यूज को, पेपर्स को पढ़ेगा, बच्चों के बीच में पढ़ेगा। इसके साथ में और कुछ हो सकता है कि कुछ श्लोक हो, गीता के श्लोक हो, या किसी अन्य उपदेशात्मक या मोटिवेशनल कुछ बात करनी हो, कहानी के रूप में रोजाना एक कहानी सुनाई जाए, या कोई गीत है, देशभक्ति गीत है, उस गीत का आयोजन करें प्रार्थना सभा के अंतर्गत, तो उसको प्रभावी, अच्छा, रोचक, प्रभावी बनाया जा सकता है। तो किस प्रकार से बनाने का प्रयास किया जा सकता है, ये सभी सहशैक्षणिक गतिविधियां होती है। बच्चा बोलेगा तो उसमें मोटिवेशन आएगा, बोलने का आपका लहजा आएगा, बात करने का, बात रखने का, उस प्रकार से डेवलपमेंट होते हैं। सहायक सहशैक्षणिक गतिविधियां होती है। पुस्तकालय का, वाचनालय का प्रभावी उपयोग किस प्रकार से करोगे, और सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक साहित्य है, लेखन प्रक्रिया, निबंध प्रतियोगिता है, कहानी प्रतियोगिता है, या फिर कोई गीत लिखन प्रतियोगिता है, उस प्रकार से पुस्तकालय, वाचनालय, मतलब उसका प्रभावी प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है। एक क्लास हो सकता है कि कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है। संपूर्ण साक्षरता अभियान है, समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों में समाज सेवा के रूप में कुछ कार्य हो सकते हैं, समाज के लिए उपयोगी, उसके लिए कुछ काम हो। शारीरिक शिक्षा योग हो, शिक्षण उपकरण का कोई निर्माण हो, शारीरिक उपकरण का निर्माण हो, एनसीसी, स्काउट गाइड में भागीदारी हो, ये सब कुछ पूरी शैक्षणिक होती है। बाल सभा का आयोजन हो, सैटरडे को, शनिवार को बच्चों को बिना विदाउट बैग डे होता है, तो उसके अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार से
गतिविधियां करवाई जाए। खेलकूद की व्यवस्था किस प्रकार से हो, खेलकूद मैदान का निर्माण करना भौतिक के अंतर्गत आएगा, लेकिन खेलकूद का आयोजन कौन कौन से खेलों का आयोजन करना है, किस प्रकार से करना है, इससे शैक्षणिक गतिविधियों में, क्योंकि शारीरिक को मजबूत बनाता है। बाल सभा आयोजन मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है, ये सब गतिविधियां हैं। अब शिक्षक अभिभावक संघ का निर्माण, अभिभावक और शिक्षक की पेरेंट्स मीटिंग होती है, कभी मदर्स डे पेरेंट्स मीटिंग होती है, कभी पेरेंट पिता के फादर्स मीटिंग्स होती है, पिता अभिभावक दोनों को मिलाकर अभिभावक संघ का निर्माण किया जा सकता है। या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, साथ में भोजन व्यवस्था, गणवेश में सुधार हो, ड्रेसअप एक समान बच्चों की ड्रेस हो और उसमें इंप्रूवमेंट करना हो, या उत्सव को जयंती बनाना हो, चित्रकला, भाषण, संगीत, आर्ट, क्राफ्ट हो, ये सब शैक्षणिक गतिविधियां हैं, सहायक गतिविधियां हैं। और सहायक गतिविधियों के लिए कोई नियोजन व्यवस्था करना कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को देखिए। संस्थागत नियोजन में शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय कौन कौन से हैं, बाल सभा का आयोजन है, अध्यापक अभिभावक संघ का है, शारीरिक शिक्षा है, तो ये सभी है, उपयुक्त सभी होंगे, वो क्या हो जाएंगे, शैक्षिक गतिविधियां हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस आता है तो आप बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि हमने शैक्षिक गतिविधियों के बारे में अच्छे से डिटेल्स में देखा है। और हम चौथा क्षेत्र कौन सा रह गया है, चौथा क्षेत्र है विविध क्षेत्र। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय महत्व, मैंने पहले ही बता दिया था, राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम की योजना किस शैक्षिक गतिविधि योजना के प्रारूप में आता है, शैक्षिक, भौतिक, शैक्षिक या विविध, तो विविध के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महत्व के बारे में यदि कोई भी कार्यक्रम है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, विविध क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है, अभी तक हमने क्या देख लिया है कि संस्थागत नियोजन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, दूसरा संस्थागत नियोजन की इतिहास क्या है, ये कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में हमने देख लिया। संस्थागत नियोजन विद्यालय को नियोजन है, इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में हमने अच्छे से देख लिया कि विद्यालय के अंतर्गत समुचित मतलब कि विकास करना, जो व्यवस्था है उस संसाधन है उसका प्रभावी रूप से किस प्रकार से प्रयोग करना, मानवीय भौतिक संसाधन है उसका प्रभावी रूप से किस प्रकार से समुचित उपयोग किया जा सकता है, ये समस्त क्या है नियोजन के उद्देश्य है, जो है उसका वास्तविक और अधिकतम यूटिलाइजेशन करना। क्योंकि मैनेजमेंट के अंतर्गत है, और मैनेजमेंट की यदि क्लास आपने ली है तो आपको पता है कि भौतिक, मानवीय, वित्तीय संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि कम लागत कम हो और उसका अधिकतम रिजल्ट प्राप्त हो, यही प्रबंधन का उद्देश्य होता है। प्रबंधन के अंतर्गत आपको पता है प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण है, तो प्लानिंग के अंतर्गत ही ये सब कुछ चीजें, ये उद्देश्य हो गया। इसके बाद में हमने इसके क्षेत्र देखे, उसके क्या देखे, 4 क्षेत्रों के अंतर्गत हमने 4 क्षेत्रों के अंदर शैक्षिक है, शैक्षिक है, या फिर आपके भौतिक है और विविध क्षेत्र है। उसके कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से विषय है, उस विषय के बारे में भी हमने देखा। इसके बाद में जो नियोजन है राजस्थान के अंतर्गत 2 स्तरों पर लागू हुआ, एक तो जिला स्तर पर, एक विद्यालय स्तर पर। क्रियान्वयन कौन करता है, जिला स्तर पर करता है, विद्यालय स्तर पर करता है। विद्यालय के अंदर कौन महत्वपूर्ण है, प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाध्यापक क्या करता है, 15 मई से पहले पहले वार्षिक रिपोर्ट है वो डीओ ऑफिस में भेजता है। ये सब चीजें हमने आज बहुत अच्छे से देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थागत नियोजन की विशेषता क्या है। हम अब विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो विशेषता क्या, सहकारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, एक मतलब केंद्र शासित नहीं, सभी को सम्मिलित करने का, कोऑपरेटिव सबके साथ सम्मिलित प्रवृत्ति होनी चाहिए। अधिकतम उपयोगिता, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो उस दृष्टिकोण के साथ में होना चाहिए। उद्देश्य और लक्ष्यों के पूर्व निर्धारण होना चाहिए, पहले से डिसाइडेबल होना चाहिए, लक्ष्य क्या है, आपके उद्देश्य क्या है। तो ये सब कुछ है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। और हम डिटेल्स में यदि विशेषताओं के बारे में यदि पढ़ें तो उसको अच्छे से समझिए कि संस्थागत नियोजन की क्या विशेषता है। संस्थागत नियोजन लचीला होना चाहिए। पहला कंसेप्ट क्या है, संस्थागत नियोजन कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ऐसे एकदम कठोर नहीं होना चाहिए। जैसे संविधान है, संविधान लचीला कठोर विशेषता पढ़ते हैं संविधान की, तो उसमें मतलब सुधार किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था है। तो संस्थागत नियोजन ऐसा नहीं कि लोग की लकीर हो गई, पहले बता दिया भाई, ऐसा नहीं, उसमें सुधार की गुंजाइश हो, समय के परिस्थिति के हिसाब से कुछ बदलाव करना हो तो कर सकते हो, इस प्रकार से बनाना चाहिए। विकास सिद्धांत समस्या केंद्रित होना चाहिए, विकास के आधार पर होना चाहिए, डेवलपमेंट के उद्देश्य, और उसमें कोई समस्या है उसका समस्या का समाधान कैसे हो उसका केंद्रण होना चाहिए। विद्यालय के अंदर ये समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान ये, उसको केंद्रित करते हुए क्या होना चाहिए, संस्थागत नियोजन या प्लानिंग बनानी चाहिए। तीसरा, जन समुदाय की सहयोग पर आधारित हो। जन समुदाय किस प्रकार से अधिकतम लोगों का उसका साथ में सहयोग के रूप में लिया जा सकता है, उसको दृष्टि को ध्यान रखना चाहिए। अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत, मैक्सिमम उपयोगिता, अधिकतम उसका लाभ, उसका को ध्यान में रखते बनाना चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत, जन भागीदारी, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिकल रूप में उसका क्या होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। संस्थागत नियोजन सुनिश्चित और सुस्पष्ट और पर्याप्त होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पहले से स्पष्ट, द्वंद्व नहीं होना चाहिए, ऐसे करना है ऐसे करना है, ऐसे नहीं, स्पष्ट होना चाहिए, विचार एकदम स्पष्ट कि हमें ये करना है,
उसके बाद में उसके लिए क्या पर्याप्त आवश्यकता है, सुनिश्चित कब होना है, ये भी चीजें हमें उसको विशेषता के अंदर होते हैं। संस्थागत नियोजन है व्यवहारिक और उद्देश्यपरक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, ऐसे कपोल कल्पना के आधारित नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक बात बता दिया कि हमारे स्कूल्स के अंतर्गत आपने नियोजन बना के भेजा कि हमारे विद्यालय के अंदर इस साल के अंतर्गत बिल्डिंग्स ट्रिपल मंजिल बिल्डिंग होनी चाहिए, शानदार कलर फर्नीचर शानदार होना चाहिए, इसके साथ में ही आपके पूरा क्लासरूम है वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होगा, ऐसी व्यवस्था होगी जैसे अभी तो मतलब 100-200 बच्चे हैं, इस बार 1000 बच्चे होंगे, पूरी फैकल्टी होगी। ऐसी कपोल कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए, ये आदर्शवाद स्थिति है। लेकिन वास्तव में आप गवर्नमेंट की स्कूल की कंडीशन आप जानते हैं कि क्या चीजें, छोटी छोटी चीजों के लिए उसको सब सरकारी सिस्टम को स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए। तो प्रधानाध्यापक को सब कुछ चीजें देखना चाहिए, व्यवहारिकता स्पष्ट होना चाहिए कि आपके क्या क्या व्यवहारिक रूप में क्या क्या संभव है, उस संभव को ध्यान में रखना, और उद्देश्य क्या है उस उद्देश्य के रूप में आपको स्पष्ट होना चाहिए। मानवीय प्रयासों को बढ़ावा देता हो, ऐसा संस्थागत नियोजन करना जो मानवीय प्रयासों को क्या करता हो, वो बढ़ावा देता हो। ये समस्त आपकी संस्थागत नियोजन की क्या है, प्लानिंग की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। पिछला क्वेश्चन आपने कर लिया है, अच्छा ठीक है, ये डाल लिया। तो विशेषताओं को यदि आप समझ लेते हो तो आप उसके संबंधित जो भी प्रश्न बनता है उसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थागत नियोजन कैसा होना चाहिए, ये विशेषता कोई बता रहा है कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शंस दे रखे हैं कि लचीला होना चाहिए, मैंने अभी बात की थी कि उसमें आप कंडीशनेबल व्यवस्था के अनुसार उसमें परिवर्तन वेरिएबल हो, परिवर्तन किए जा सकते हो, इस प्रकार से लचीला बनाना चाहिए। समस्या केंद्रित होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम्स को समाधान के दृष्टिकोण के साथ में होना चाहिए। विकास के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ये सब कुछ विशेषताओं का ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, निश्चित रूप से हो रहा होगा। और आप प्रश्नों को यदि एक बार समझ लेते हैं, कंसेप्ट यदि क्लियर हो रहा है, उसको आंसर करने में कितना इजी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है बहुत इजी हो रहा है, हलवाई हो रहा है, क्योंकि आपको एक बार कंसेप्ट समझ लिया, उसका आंसर ढूंढना कितना इजी है। जब एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हो, कैसा भी प्रश्न बने आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। संस्थागत नियोजन निर्माण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वही बात है विशेषता यदि है। समस्या का स्पष्टीकरण होना चाहिए, विधियों का निर्धारण होना चाहिए, किस प्रकार से विधि, उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए, ये सब है। तो ये सभी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि आपने अच्छे विशेषताओं को यदि अच्छे से देखा है, उसको समझा है, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय योजना प्रारूप कितने खंडों में विभाजित किया गया है, ये महत्वपूर्ण। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। हमने क्षेत्र को बहुत अच्छे से देख लिया है, हमने उसके आपके क्षेत्र को अच्छे से देखा, उस प्रकार परिभाषा को अच्छे से देखा, कितने स्तरों पर लागू होता है वो देखा, प्रधानाध्यापक का क्या योजना होता है, विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, अच्छे से देखा। अब हम प्रारूप, जो अब आता है कि आप जो विद्यालय लेवल पर प्रधानाध्यापक जो आपका नियोजन बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, वो कितने खंड में है, कितने चरणों में है, हम उसको बहुत अच्छे से देखने वाले, किस प्रकार से कौन कौन सी क्या क्या चीजें होती है उसको हम समझने वाले हैं। तो इसने पूछा विद्यालय नियोजन प्रारूप है वो कितने खंडों में विभाजित होता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि खंडों की बात की जाए 3 खंड में विभाजित होता है। कितने खंड में, 3। तो सबसे पहला जो खंड होता है उसको प्रथम खंड, प्रथम खंड के अंतर्गत सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है विद्यालय का जो सामान्य परिचय होता है, सामान्य परिचय के बारे में लिखा जाता है। ये मैं रिपोर्ट कार्ड जो नियोजन बनाए जाते हैं उस बनाते कैसे हैं, उसमें उस की बात की जा रही है। जो एक कागज का स्वरूप बनता है उसको कितने खंडों में, 3 खंडों में विभाजित किया। पहले खंड है, पहला खंड के अंदर सामान्य परिचय लिखा जाता है। सबसे पहले परिचय लिखा जाता है कि आपका विद्यालय की स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पर स्थित है, ये विद्यालय की वर्तमान स्थिति के अंतर्गत आप देखते हैं विद्यालय भवन कैसा बना हुआ है, कितने रूम बने हुए हैं, या फिर उसके अंतर्गत कितना खेल का मैदान है या नहीं है, टॉयलेट्स है तो कितने हैं, कितने बच्चे यदि पढ़ रहे हैं, सामान्य परिचय पूरा डिटेल्स में वर्णन किया जाता है। सेकेंड खंड के अंतर्गत आपका आता है कि गत वर्ष के अंतर्गत, गत वर्ष रिपोर्ट होता है, प्रतिवेदन होता है, गत वर्ष का विकास है, प्रतिवेदन रिपोर्ट बोल सकते हैं कि पिछले वर्ष के अंतर्गत, गत वर्ष का मतलब पिछले वर्ष के अंतर्गत क्या क्या आपने किया है, पिछले वर्ष में क्या सुधार हुआ है, किस प्रकार से कार्यक्रम हुए हैं। चारों क्षेत्रों के अंतर्गत, चारों क्षेत्रों की बात की थी हमने कि राष्ट्रीय आपके शैक्षिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, विविध क्षेत्र में, चारों क्षेत्रों के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं पिछली बार, क्या क्या उपलब्धि रही है, क्या डेवलपमेंट किया है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है सेकंड खंड के अंतर्गत। और तृतीय खंड होता है थर्ड के अंतर्गत आपके भावी या आगामी वर्ष के अंतर्गत
आगामी वर्ष के अंतर्गत क्या योजना है, आगामी योजना क्या है, उसको आपको किस प्रकार से योजना बनेगी, वो आपका किस खंड में विभाजन किया जाता है, तीसरे खंड में। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा खंड होगा, कि तीसरा। क्योंकि जब रिपोर्ट पढ़ते सामान्य पहला तो परिचय ही हुआ विद्यालय के बारे में, तो वो तो आपके कांस्टेंट है, जो भी है वो है। उसका सेकंड लास्ट ईयर क्या प्रोग्रेस हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आगामी वर्ष आप क्या क्या करने वाले हो। रिपोर्ट के अंदर देखा ही जाता कि आपकी क्या योजना है, किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन होगा, और किस किस प्रकार से आपके क्या डेवलपमेंट, कौन से क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट करने वाले हो, आप क्या योजना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ, 3 खंड में विभाजित किया गया है। तो आंसर क्या दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 3, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 4 भी दे रखे हैं, 4 का मतलब क्या है, संस्थागत नियोजन के 4 पक्ष है या क्षेत्र है। हमने देखा था क्षेत्र कितने हैं, 4। चारों को हमने देखा कौन कौन सा, शैक्षिक, सशैक्षिक, भौतिक और विविध। 4 क्षेत्र, खंड कितने हैं, 3। तो 3 खंड 4 क्षेत्र, और 9 क्या है, 9 चरण है। अभी हम आगे के प्रश्न में चर्चा करेंगे। 9 सोपान है, चरण बोले या सोपान, सीढ़ियां बोले। सोपान का मतलब क्या हुआ, सोपान का मतलब ये हुआ कि हम आगे में कोई भी योजना बना रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, उसका क्रम किस प्रकार से होगा, पहले क्या क्या लिखना होगा, किस हिसाब से होगा, उस हिसाब से सोपान के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। अभी खंड में बारे में किए, सोपान के बारे में बहुत डिटेल्स में हम कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो कितने चरण होते हैं, 9 चरण होते हैं। अभी तो यही ध्यान रखिए। और 2 क्या है, 2 के रूप में मैं बताऊं, 2 स्तर पर होते लागू होता है। 2 स्तर है, स्तर कौन कौन से, एक विद्यालय स्तर पर, विद्यालय और जिला स्तर। क्रियान्वयन कहाँ होता है, क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पे होता है। 2 स्तर है, सोपान 9 है, क्षेत्र 4 है, खंड 3 है। प्रारूप के खंड कितने हैं, 3 है। ये चारों ऑप्शन मैं उस हिसाब से दिए हैं ताकि हमें अच्छे से रिवीजन हो जाए एक बार के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय योजना प्रारूप के कितने खंड में विभाजित है, तो 3 खंड में विभाजित है। और कौन कौन से खंड में, सामान्य पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा। और पहला खंड में परिचय, दूसरे खंड में गत वर्ष की रिपोर्ट, और तृतीय खंड के अंतर्गत आगामी वर्ष की क्या क्या रिपोर्ट है उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो आप और डिटेल्स में आराम से इसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा खंड महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया था आपको कौन सा खंड, तृतीय खंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि तृतीय खंड के अंतर्गत भावी वर्ष की योजनाएं होती है, वो महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आ गया चरण के बारे में, आपके लगभग पूरा हो रहा है, क्योंकि हम सभी क्षेत्रों की बात कर ली है अभी तक हमने उसके परिभाषाओं के बारे में बात कर ली, संस्थागत नियोजन क्या होता है उसके बारे में बात कर ली है, इसके इतिहास के बारे में बात कर लिए, कब कैसे क्या कैसे लागू हुआ, क्या क्या चरण रहे, किसने आयोग निश्चित परिस्थिति, ये बात कर ली है। उसकी विशेषताओं को अच्छे से देखा है, उसके उद्देश्यों को अच्छे से देखा है। इसके अलावा हमने उसके कितने खंड में विभाजित किया गया है, कौन कौन से क्षेत्र है, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब है क्वेश्चन की योजना निर्माण के चरण, जो आप खंड में तो बांट दिया, अब जो योजना बना रहे हो तृतीय खंड के अंदर जो योजना बना रहे हो आगामी वर्ष में, उसके क्या क्या चरण है, किस प्रकार से बनाओगे, तो उसको 9 चरणों में बनाया गया है। क्या है, क्वेश्चन आ रखा था कि उसको क्रमबद्ध बताइए, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, उसको दे रखा है। प्रभारी, लक्ष्य, अवधि, मूल्यांकन, आवश्यकता, उपलब्ध संसाधन, वर्तमान स्थिति क्या है, क्रियान्वयन के चरण और कार्यक्रम का नाम, ये सब कुछ दे रखा है। लेकिन इसको क्रमबद्ध, पहले कौन नंबर कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए, योजना जो निर्माण है उसके जो लिखते हैं, सबसे पहले होता है आपका 1 नंबर पे जो आएगा वो आपका कार्यक्रम का नाम आएगा। क्या आएगा, ध्यान में रखना, कार्यक्रम का नाम। आप आगामी वर्ष में किस क्षेत्र में क्या कार्यक्रम करने वाले हो उसके बारे में आएगा। जैसे आप सशैक्षणिक गतिविधि के अंतर्गत अनुमान, एग्जाम्पल के तौर पर आपने डिसाइड किया है कि आगामी वर्ष में वार्षिक उत्सव का आयोजन होगा। क्या किया जाएगा, वार्षिकोत्सव। वार्षिक उत्सव के बारे में क्या करवाया जाएगा, फंक्शन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप कार्यक्रम का नाम लिखोगे, या फिर आप कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी योजना बना रहे हो, खेल में, भौतिक में, शैक्षणिक गतिविधि में या विविध क्षेत्र के अंदर, सबसे पहले क्रमांक पर चरण है वो आएगा कार्यक्रम का नाम। फिर दूसरे कार्यक्रम के चरण पे आएगा, सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका किसे प्रभारी नियुक्त कर रहे हो, उस काम का दायित्व आप किसको दे रहे हो, विकेंद्रीकरण करना होता है। प्रभारी या सप्रभारी आप किसे नियुक्त कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। आपकी इसकी जिम्मेदारी किसको दे रहे हो, कार्यक्रम बना दिया वार्षिक उत्सव, फिर आपने किसकी जिम्मेदारी दी है, कौन से टीचर्स को दी है, वो आपको जिम्मेदारी की रिपोर्ट सबसे बाद में, उसके बाद में देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये देखा वर्तमान स्थिति क्या है, फिर उसके बाद में उसके उपलब्ध संसाधन क्या है, फिर उसकी आवश्यकता क्या है उसके बारे में, और सबसे लास्ट में यदि होगा वो होगा मूल्यांकन। सबसे लास्ट में यदि 9वां चरण की यदि बात की जाए वो होगा, क्या होगा, मूल्यांकन होगा।
कौन सा चरण होगा? मूल्यांकन। तो पहला चरण सबसे पहले याद रखने का तरीका, पहले रखो कार्यक्रम का नाम और सबसे लास्ट में क्या है? मूल्यांकन। आंसर देखो ढूंढिए, सबसे पहला कौन सा कार्यक्रम सबसे लास्ट में 9 नंबर पे आ रहा है? तो ऑप्शन में एक आ रहा है 8 9, तो ये तीसरा ऑप्शन ही आ रहा है 9 नंबर पर। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में मूल्यांकन, मतलब 4 नंबर। तो 4 नंबर कौन सा आ रहा है? 4 नंबर। तो आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। लेकिन अभी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे 9 चरण कौन सा होता है, लेकिन आंसर बहुत ईजी है, 2 ही यदि आपको आता है तो भी हो जाता है। तो 9 चरण में क्रमबद्ध रूप से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, मैंने अभी बताया था, सबसे पहले कार्यक्रम का नाम आपने सबसे पहले रखोगे कि आपको किस कार्यक्रम का आयोजन, जैसे एग्जांपल के तौर पर इस विद्यालय में आगामी वर्ष में वार्षिक उत्सव मनाओगे। कार्यक्रम डिसाइड हुआ, सबसे पहले नाम डिसाइड होगा, कार्यक्रम का नाम करेंगे, फिर उसका प्रभारी और सहयोगी किसको नियुक्त कर रहे हो, किस टीचर्स को जिम्मेदारी दे रहे हो, किसको दे रहे हो, वो आपको क्या करने वाले हो आप, उसका निर्धारण किया। फिर उसको बताओगे वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में स्थिति का मतलब ये है कि वार्षिक उत्सव पिछली बार भी मनाया गया था, अभी भी मनाया जा रहा है या नहीं मनाया जा रहा है, अब तक नहीं मनाया गया था, हम एकदम नया कार्यक्रम बनाने की योजना बना रहे हैं, या पिछली बार बनाया गया था तो किस स्थिति में बनाया गया था, ये वर्तमान स्थिति क्या उसकी। फिर उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हमने कार्यक्रम डिसाइड कर लिया किस बार वार्षिक उत्सव मनाएंगे, लेकिन उसकी आवश्यकताएं क्या होगी, तो आपने डिसाइड किया क्या क्या आवश्यकता होगी, उसके बारे में डिटेल्स में वर्णन करना। कार्यक्रम हो गया, प्रभारी हो गया, वर्तमान स्थिति, उसकी आवश्यकता क्या क्या है, आपने क्या, आप पास में हमें आपके कार्यक्रम होगा तो उसमें कम से कम 50 कुर्सियां चाहिएगी, सपोज दैट टेबल्स की 50 टेबल चाहिए, 100 कुर्सी चाहिए, इस टाइप से व्यवस्था। आपको टेंट की व्यवस्था चाहिएगी, इसके अलावा आपको पानी के लिए व्यवस्था के लिए पानी की व्यवस्था चाहिएगी, इस प्रकार से आपने पूरा माइक की व्यवस्था चाहिएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बता दिया कि हमें ये आवश्यकताएं हैं, तो आवश्यकताएं बता दी। फिर आप बताओगे आपके पास में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं। उपलब्ध संसाधन का मतलब क्या हुआ, आप विद्यालय चल रहा है तो आपके पास में जैसे प्रार्थना हो रही है तो उस विद्यालय में हो सकता है आपके पास माइक सिस्टम हो, तो हमारे पास में उपलब्ध संसाधन, ये आवश्यकता थी, उपलब्ध है, माइक व्यवस्था है। फिर आपके पास बेंच और टेबल की कुर्सियों की व्यवस्था चाहिए, विद्यालय है तो विद्यालय के स्टाफ रूम में सर हमारे पास में तो रिपोर्ट बनाया कि हमारे पास में 15 चेयर्स ऑलरेडी है, 50 की आवश्यकता, 100 की आवश्यकता थी, हमारे पास में 15 है, तो कम कितनी पड़ रही है वो चीज बताओगे। और हमारे पास में उपलब्ध संसाधन जो भी है विद्यालय स्तर पर, कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, कार्यक्रम में उपलब्ध संसाधन वो है, वो स्थिति के बारे में आप बताओगे। आवश्यकता कितनी है और उपलब्ध कितना है, दोनों कंडीशन बताओगे तब हमें जरूरत पड़ेगी। फिर आपका लक्ष्य क्या है, उसके लेकर आपको क्या टारगेट बना रखा है। ठीक है, उसके बाद में उसकी अवधि, क्या अवधि है, किस समय तक, कब बनाओगे, किस डेट को बनाओगे, या कार्यक्रम कोई लंबा है तो उसकी कितना लंबे अवधि तक चलेगा, उस हिसाब से आपके रूप में बताओगे। कोई रिपोर्ट हो सकती है बहुत लंबे समय तक चल रहा हो, या वृक्षारोपण करना है तो आप लगोगे अगले 3 साल तक हम इतने वृक्षारोपण करेंगे, वो अवधि हो सकती है। वार्षिक उत्सव है तो कार्यक्रम के हिसाब से उसकी अवधि क्या होगी, और क्रियान्वयन के चरण वो किस प्रकार से कंप्लीट होगा वो भी बताना पड़ेगा। इसके लिए जैसे वार्षिक उत्सव है तो हम उसको प्रभारी बना रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट्यूम्स की जरूरत है, इसलिए इतने दिन के लिए तैयारी चलेगी, डांस की तैयारी चलेगी, या प्रोग्राम्स है उसकी तैयारी चलेगी, इनाम देना है बच्चों को उसके लिए तैयारी चलेगी, वो सब कुछ व्यवस्था क्रियान्वयन किस प्रकार से करवाना है, किस कब कौन सी चीज कब होगी, वो उसके बारे में क्रियान्वयन चरण है उसके बारे में बताना, और सबसे लास्ट में मूल्यांकन हो रहा है। ये 9 चरण है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण याद क्या रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है कार्यक्रम का नाम पहले हो, फिर प्रभारी की नियुक्ति हो, फिर वर्तमान में क्या स्थिति है और आवश्यकता क्या है, और फिर उपलब्ध संसाधन क्या है। पहले स्थिति क्या है कार्यक्रम की, स्थिति, फिर आवश्यकता, फिर उपलब्ध संसाधन। आवश्यक वो है, आवश्यक पहले, फिर उपलब्ध संसाधन, उसके बाद में आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, उसकी अवधि, क्रियान्वयन, कार्यक्रम के चरण के हिसाब से, और सबसे लास्ट में होगा मूल्यांकन। इस प्रकार से आपको 9 चरण, और सबसे पहले आगे पहले कब कौन सा किस नंबर पे आता है उसको थोड़ा सा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से पकड़ लो। ये क्वेश्चंस 4 मिलान के रूप में आता है या क्रमांक के रूप में आता है, तो यदि आप 2-4 अच्छे से, यदि थोड़ा बहुत ध्यान है अच्छे से देख लेते हो तो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये पाठशाला समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा था, पाठशाला है वो समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा था, तो क्या किसने कहा था, जॉन डीवी महोदय ने कहा था। किसने, जॉन डीवी महोदय ने कहा था, क्या कहा था कि पाठशाला है वो समाज का क्या होता है, छोटा रूप होता है, क्योंकि समाज के बच्चे होते हैं विद्यालय के अंदर, सभी पूरे समाज में से कुछ सभी अलग अलग परिवारों से बच्चे आए होते हैं, तो बच्चों को ये देख ले तो पूरे समाज का दर्शन हो जाता है। इस रूप में कहा था जॉन डीवी ने कि समाज रूप में होता है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन, स्कूल्स के अंतर्गत मूल आधारभूत शिक्षा की बात की थी, बेसिक शिक्षा,
बेसिक शिक्षा की यदि किसी ने बात की थी, वो किसने की थी? बेसिक शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने की थी। प्रश्न आता है तो उसको भी ध्यान में रखना। जॉन डीवी ने लघु रूप का था। मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन ने विद्यालय में संस्थागत नियम है उसकी अनुशंसा सबसे पहले यदि किसी ने की है, किस आयोग ने की थी? मुदालियर। ये किसके निर्देशन में हुआ था? लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के निर्देशन के अंतर्गत आयोग का गठन हुआ था। उसने सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग गठन भी कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा सुधार आयोग भी कहते हैं, और इसने 1952 के अंतर्गत आया था, और इसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के बारे में बात की थी। और इन्होंने सबसे पहले अभिशंसा या फिर उसने की थी कि इसमें संस्थागत योजना होनी चाहिए। उसके बाद कोठारी कमीशन 1964-67 के अंतर्गत आया था। आपके दौलत सिंह कोठारी के निर्देशन में शिक्षा सुधार के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण है। और इन्होंने इसकी सिफारिश के आधार पर ही संस्थागत नियोजन का प्रारंभ होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम सहगामी पाठ्यचर्या क्रियाओं के बंधन और संगठन के लिए। पाठ्यक्रम है, करिकुलम्स जो होता है पूरा, करिकुलम्स और सिलेबस में डिफरेंस होता है। सिलेबस तो आपको केवल बुक्स के रूप में गतिविधि होती है, उसके बारे में एक छोटा भाग होता है पाठ्यक्रम का। करिकुलम्स और सिलेबस, करिकुलम्स का छोटा रूप होता है, बट सिलेबस छोटे क्षेत्र में अलग अलग। करिकुलम्स तो पूरी क्रियाएं होती है। उसका सहगामी क्रियाओं के बंधन और संगठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत है? सिद्धांत की बात की है, मार्गदर्शक किसको ले जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है चयन, अभिप्रेरणा, हस्तक्षेप, अति महत्व और नियम संहिता। तो सबसे महत्वपूर्ण सीधा सा है, चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। अब मोटिवेशन, इस मोटिवेशन भी होना चाहिए कार्यक्रम के लिए, महत्व नहीं, हस्तक्षेप नहीं, अति महत्व भी नहीं, और नियम के आधार पर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वो आपका 1, 2 और 5। 1, 2, 5 ऑप्शन किसमें? पहले ही ऑप्शन में दे रखा है 1, 2, 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं है शायद, क्या कौन सा क्वेश्चन था? 20 लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। संस्थागत के सिद्धांत की यदि हम बात करें, क्या क्या सिद्धांत है इसके बारे में देखिए। संस्थागत नियोजन अनुसंधान पर आधारित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमने सिद्धांत के बारे में बात की, क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है। अनुसंधान, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। नियोजन बना रहे हो तो अब रिसर्च अनुसंधान होना चाहिए। संस्थागत नियोजन कार्यात्मक, व्यवहारिक और वास्तविक, व्यवहारिक भी हो, वास्तविक धरातल पर हो और कार्यात्मक एक्शनेबल हो, ये ऐसा संस्थागत नियोजन होना चाहिए। संस्थागत नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का अभिन्न अंग होना चाहिए। राष्ट्रीय अभिन्न अंग कैसे? राष्ट्रीय का अभिन्न अंग कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय जो राष्ट्र लेवल पर योजना बनाई जा रही है, जैसे मानो कि इस साल योजना बनाई जा रही है सरकार के लेवल पर कि आपके पोषाहार है, मोटा अनाज को सम्मिलित करना, मोटा अनाज को प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनी हुई है। नियोजन बना, मोटा अनाज का प्रमोशन करना है, उसका वर्णन करना है। तो विद्यालय स्तर पर उसका महत्व किस प्रकार से लिया? विद्यालय के अंदर पोषाहार व्यवस्था चलती है, बच्चों खाने, तो बच्चों को उसके बारे में जागरूक करना है या उसके सम्मिलित करना है। ये इस प्रकार की छोटी छोटी योजना विद्यालय लेवल पर आप की जा सकती है। इसके अन्य प्रकार की भी राष्ट्रीय लेवल पर कुछ 1 वर्ष के लिए टारगेट होता है, इस बार ये इस बारे में प्रमोशन करना है, पेड़ पौधों को लगाना है तो पेड़ पौधों के बारे में करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था इस साल का पूरे साल हम प्रमोशन करेंगे, तो उसका योजना उसके अभिन्न अंग होने चाहिए, उसकी मिलती जुलती होनी चाहिए। इस प्रकार के आपकी क्या होनी चाहिए? नियोजन व्यवस्था होनी चाहिए। संस्थागत नियोजन है शक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति, जो है आवश्यकता क्या है उसकी पूर्ति के केंद्रित होने चाहिए। ऐसे नहीं डिजायरेबल बहुत ज्यादा नहीं, अति महत्वपूर्ण नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं, समस्याएं क्या आ रही है उस समस्या को केंद्रित करते हुए होनी चाहिए। जैसे बच्चों के अंतर्गत प्रॉब्लम्स आ रही है कि बच्चे अच्छे से, कई बार रिपोर्ट आती है अखबार में कि बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 7वीं में पढ़ रहे हैं, अच्छे से किताब पढ़ नहीं सकते, उसका पाठन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम कर रही है, वर्ण उसको स्पष्टता नहीं है, तो उसके सुधार के लिए उसकी समस्या हो गई, उसको समस्या के सुधार के लिए क्या क्या योजना बना सकता है इस साल के लिए, या फिर अन्य कोई है खेल के रूप में है तो उसकी समस्या है, तो समस्या के सुधार के लिए क्या क्या योजना बना, तो समस्या केंद्रित योजना नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मूलभूत सिद्धांत के रूप में ये बातें कही है। तो इस प्रकार से आपकी जो संस्थागत नियोजन है वो आपकी क्लास कंप्लीट होती है, 1 घंटा क्लास हो चुकी है। तो वो होता है आपने अभी इस क्लास के अंदर क्या क्या संस्थागत नियोजन होता क्या है, संस्थागत नियोजन की क्या क्या परिभाषा है और किस किस ने क्या क्या कहा है। दूसरा, संस्थागत नियोजन की आपके इतिहास क्या है, कब योजना आयोग किस प्रकार से लागू हुआ, मुदालियर आयोग ने अनुशंसा की, कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी, लागू कब हुआ है, उसके बाद में राजस्थान में सभी विषय सभी क्षेत्रों सभी विद्यालय में कब लागू हुआ है, ये उसके चरण कौन कौन से, स्तर जिला स्तर है, विद्यालय स्तर पर है, क्रियान्वयन होता है, महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय से प्रधानाध्यापक का होता है। इस प्रकार से पूरा उसकी विशेषता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके खंड प्रारूप के कौन कौन खंड है, उसके अलग अलग कौन कौन से चरण है और उसका क्रमांक क्या है, कंप्लीट हमने 360 डिग्री एनालिसिस के साथ में एमसीक्यू के माध्यम से
हल करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से, वो कंप्लीट आपका जो है उसका कंप्लीट डिटेल्स और कंप्लीट समझ में आप आ रहा होगा और पूरी तरह से कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप अभी तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में, इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है, और यदि कर लिया है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम प्रयास करेंगे कि कंप्लीट रूप से आपका सिलेबस करवा दिया जाए। मैनेजमेंट का एक दो टॉपिक और बचे, बाकी एजुकेशन मैनेजमेंट इस बार पूरा कंप्लीट हमने करवा दिया है। नेक्स्ट और क्लासें आने वाली है। इसके अलावा आईसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी है, उनकी भी नियमित क्लासें चल रही है और आगे आने वाले समय में और अच्छे से क्लासें आने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।